मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी आणि भारतीय संविधानाला अभिवादन करावं. फेसबुक लाइव है, इसमें यहाँ लगा कोई प्रॉब्लम. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे अशोक कुमार पांडे सरांचे स्वागत. गांधी भवनचे कार्याध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर मच्छिंद्र गोल्डे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे प्रमुख वक्ते माननीय श्री अशोक कुमार पांडेंचं स्वागत करावं. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ लेखक आणि विचारवंत शेषराव चव्हाण यांचे स्वागत. युवक क्रांती दलाचे राज्य कार्यवाह जामवंत भाऊ मनोहर आणि युवक क्रांती दलाचे राज्य संघटक अप्पा नारसे करतील. युवक क्रांती दलाचे राज्य कार्यवाह जामवंत मनोहर व अप्पा नारसे, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ लेखक आणि विचारवंत शेषराव चव्हाण यांचे स्वागत करीत आहेत. मी युवक क्रांती दलाची साथी सीमाईला विनंती करतो की तिने भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचं वाचन करावं. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत. या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून आज आपण पुस्तकाचं प्रकाशन करणार आहोत. गांधीजी समजून घेताना जे.आर. कोकाणकर लेखक आहेत त्याचे. मी मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी पुस्तकाचं प्रकाशन करावं. मान्यवरांच्या हस्ते गांधी समजून घेताना पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे. युवक क्रांती दलाचे राज्य कार्यवाह जामवंत मनोहर यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. कार्यक्रम गंभीर स्वरूपाचा आहे. म्हणजे 30 तारखेला राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची हत्या होऊन 75 वर्ष पूर्ण झाली आणि युवक क्रांती दलाने पुण्यामध्ये, नागपूरमध्ये, सांगलीमध्ये, बीडमध्ये आणि जिथं जिथं युवक क्रांती दलाची युनिट सुरू आहेत अशा ठिकाणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची पुण्यतिथी व त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. पण पुण्यतिथीचा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम हा फक्त श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा कार्यक्रम नसतो, तो गोडसे आणि गोडसेवादी प्रवृत्तीचा निषेध करण्याचा सुद्धा कार्यक्रम असतो. पण कार्यक्रम जरी गंभीर असला तरीसुद्धा माणसाला काही त्याचे स्वभावाचे दोष असतात. तर डॉक्टर कुमार सप्तर्षी असं सांगतात की हसत खेळत करण्याची गंभीर गोष्ट म्हणजे क्रांती, जे आपण आत्ता करतोय. कारण आपण या सभागृहात बसून जे देशाच्या सर्वोच्च स्थानावरती बसलेले लोक आहेत त्यांना आम्ही सांगतोय की जरी तुम्ही गोडसेवादी असाल तरीसुद्धा औरंगाबादच्या या सभागृहामध्ये एकत्र येण्याची आमची हिंमत आहे. आणि हा कार्यक्रम जेव्हा आपण घेतोय तर हा कार्यक्रम करत असताना याच्या मागची प्रेरणा अशी होती की ज्या गोडसेवादी शक्ती आत्ता दिल्लीच्या तख्तावरती बसून त्यांचं नंगानाच म्हणता येईल असंच चालू आहे जे काही सगळं, कारण की अदानीचं प्रकरण आत्ता होतं आहे,
बजेट आलेलं आहे आणि बजेट ते कोणाला काय देतं आहे ते सगळं सुरू आहे. तर ही गंभीर जरी गोष्ट असली तरी आपण आपले कार्यक्रम उशिरा सुरू करण्याची मराठवाड्याची आणि एकूण महाराष्ट्राची परंपरा आपण पाळली आहे. त्याच्याबद्दल मी सगळ्या औरंगाबादकरांना धन्यवाद देतो. विचारपीठावर उपस्थित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विचारवंत लेखक शेषराव चव्हाण, एक धाडसी इतिहास संशोधक तज्ज्ञ अशोककुमार पांडे, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे औरंगाबाद शाखेचे कार्याध्यक्ष विश्वस्त मच्छिंद्रनाथ गोरडे सर, युक्रांचे राज्य संघटक आप्पा अनारसे, युक्रांचा मराठवाडा विभागाचा श्याम तोडकर, रोहन गायकवाड, सभागृहात उपस्थित असलेले आमचे सिनियर युक्रांदीय, म्हणतात वन्स अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, तसं वन्स अ युक्रांदीय ऑलवेज अ युक्रांदीय म्हणून सुभाष लोमटे सर, पाटील साहेब आणि बऱ्याच ओळखीच्या अनोळखी सगळ्या लोकांचं या सभेमध्ये आणि सभेत काय आंदोलनामध्ये मी स्वागत करतो. विषय असा आहे की मी मागच्या माझ्या वक्तव्यामध्ये मी हे सांगितलं की हे एक आंदोलन आहे आणि त्या आंदोलनासाठी आम्ही अशोककुमार पांडेंना का निवडलं तर पुण्यामध्ये आणि भारतात जेव्हा काश्मीर फाईल या विषयावरती कोणी बोलत नव्हतं तेव्हा अशोककुमार पांडेंनी ते धाडस केलं होतं. युवक क्रांती दलाने पुण्यामध्ये तो कार्यक्रम घेतला होता आणि त्याचा इतिहास असा आहे की देवेंद्र फडणवीस, तेजेंद्रपाल बग्गा आणि पुण्याचे त्यावेळेसचे महापौर अशा बऱ्याच मोठ्या लोकांनी, ज्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती ट्विट करायला वेळ नसतो, ज्यांना अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवरती ट्विट करायला वेळ नसतो, अशा खूप महत्त्वाच्या लोकांनी आमच्या छोट्याशा कार्यक्रमाबद्दल ट्विट करून ते हे केलं होतं. त्याच्यामध्ये काश्मीर फाईलचे डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्रीसुद्धा होते. आणि जेव्हा इतिहासाची गोष्ट करतो आहे की आता हा इतिहास झाला आमचा मागच्या वर्षीचा, काश्मीर फाईल जेव्हा आलं होतं, पण औरंगाबादचं जसं मोदी साहेब कुठल्याही शहरात गेले तर त्याचं नातं सांगतात. औरंगाबादचं ना आमचं युवक क्रांती दलाचं आमचं एक नातं आहे. ते 1972 साली दलित शिष्यवृत्तीच्या वाढीचं आंदोलन या शहरामध्ये केलं होतं आणि यशस्वी झालं होतं आणि सबंध भारतामध्ये ती शिष्यवृत्तीची वाढ लागू करण्यात आली होती. ते यशस्वी आंदोलन या औरंगाबाद शहरातलं आहे. म्हणून मी युवक क्रांती दलाचा कार्यवाह म्हणून मी माझा हा औरंगाबादमधला आणि एकूणच महाराष्ट्रातला पहिला कार्यक्रम आहे आणि मला असं वाटलं की औरंगाबादची भूमी आणि मराठवाड्याची भूमी ही क्रांतीसाठी सुपीक भूमी आहे आणि आज या सगळ्या फॅसिझमच्या विरोधात लढा उभा करण्याची गरज आहे आणि त्यावेळेस औरंगाबाद शहराचं एक महत्त्व आणि त्याची एक डिग्निटी म्हणा किंवा त्याचा स्वभाव, तो क्रांतीचा स्वभाव आहे मराठवाड्याचा, म्हणून हे औरंगाबाद शहर निवडलं. तुम्ही या सगळ्या कार्यक्रमाला आलात, तुम्ही मला ऐकायला आला नाही याची पूर्ण कल्पना असताना सुद्धा तुम्हाला हे सगळं सांगणं मला आवश्यक वाटलं. मी माझं वक्तव्य, माझं प्रास्ताविक, या कार्यक्रमामागची भूमिका तुम्हाला मला थोड्या वेळात समजून सांगण्याचं मला सूचना होती. मी सांगितली असं मला वाटतं. थँक्यू, धन्यवाद, जय हिंद. धन्यवाद भाऊ. प्रमुख वक्त्यांचं संबोधन होण्यापूर्वी मी प्रमुख वक्त्यांचा परिचय करून देत आहे. अशोककुमार पांडे सरांचा परिचय करून देत आहे. अशोककुमार पांडे हे हिंदी साहित्यातील मोठे साहित्यिक मानले जातात. ते हिंदी कवी, कथा लेखक आणि मोठे इतिहासकार आहेत. सरांचा जन्म 24 जानेवारी 1975 रोजी सुग्गी चौरी, महू, उत्तर प्रदेश येथे झाला. त्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण देवरिया, उत्तर प्रदेश येथून केले. यानंतर पुढील शिक्षणासाठी ते गोरखपूरला गेले. त्यांनी गोरखपूर विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यांना हिंदी साहित्याची आवड होती, पण कालांतराने ती आवड वाढल्यामुळे त्यांनी हिंदी कविता आणि हिंदी साहित्य क्षेत्रात लेखन सुरू केले. अशोककुमार पांडे सरांनी हिंदी साहित्य क्षेत्रात आपले आमूलाग्र योगदान दिले आहे. त्यांनी इतिहास, आर्थिक आणि सामाजिक विषयावर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. मात्र इतिहासाकडे लेखन करण्याचा त्यांचा अधिक कल आहे. सरांनी काश्मीरनामा, इतिहास और समकल, काश्मीर और काश्मीरी पंडित, उसने गांधी को क्यों मारा ही पुस्तके सरांची लोकप्रिय आहेत. त्यांना यामुळे विशेष ओळख मिळाली. तसेच त्यांनी प्रलय में लय जितना, माँ की डिग्रिया, इन दिनों देश, न्याय अशा प्रसिद्ध कविता केल्या आहेत. सरांनी अनेक पुस्तकांची समीक्षा, भाषांतरे, अनुवाद आणि संपादन केले आहे. वर्तमान परिस्थितीवर त्यांचे लेख सतत प्रसिद्ध होत असतात. त्यांचे साहित्य क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांना पंकज सिंग मेमोरियल अवॉर्ड
सव्यासाची मेमोरियल अवॉर्ड अशा विविध पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते, प्रमुख पाहुणे माननीय अशोक कुमार पांडे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं संबोधन करावं. माननीय मंच और औरंगाबाद के सम्मानित उपस्थित श्रोतागण, पहले ही माफ़ी कि मुझे मराठी नहीं आती है तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी हिंदी आप लोगों के पास तक आराम से पहुंच जाएगी. उसने गांधी को क्यों मारा? जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उन्होंने लिखता. जो लोग हिंदी समझते हैं वो जानते हैं कि गांधी का हत्यारा कोई एक तो नहीं था, पूरा गैंग था. तो उस पूरे गैंग के लिए मैं उन्होंने लिख सकता था कि उन सारे लोगों ने गांधी को क्यों मारा. लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने हमारे यहाँ सम्मान देने के लिए बोला जाता है. बड़ों को कहा जाता है, जिनको सम्मान देना होता है उनको कहा जाता है कि उन्होंने कहा. मतलब किसी ऐसे ने कहा तो हम कहेंगे उसने कहा था, और कोई सीनियर बोलेगा तो हम कहेंगे उन्होंने कहा था. तो मैं गांधी के हत्यारों को सम्मान नहीं देना चाहता था, इसलिए भाषा से मैंने समझौता किया और इसका नाम दिया उसने गांधी को क्यों मारा. जब ये अंग्रेज़ी में किताब आई तो अंग्रेज़ी ने मेरी समस्या हल कर दी, वहाँ सम्मान वगैरह का बहुत चक्कर नहीं होता है, तो उसका नाम मैंने दिया कि वाई दे किल्ड गांधी. तो शुरुआत मैं यहाँ से ही करूँगा कि गांधी का हत्यारा कोई एक नाथूराम गोडसे नहीं था. और बहुत सीधी सी बात है, नाथूराम गोडसे पे क्या बात की जाएगी. नाथूराम गोडसे कौन था? अगर किसी से कोई पूछे कि नाथूराम गोडसे कौन था तो सिर्फ एक जवाब आता है कि महात्मा गांधी का हत्यारा था. कोई उसको हत्या कह सकता है, जो लोग प्रशंसक हैं नाथूराम गोडसे के वो कह सकते हैं वध किया था. हत्या और वध में क्या अंतर है आगे हम बात करेंगे, लेकिन किया तो वही था. 3 गोलियां चलाया था. उसके पूरे जीवन का हासिल तो यही था कि उसने गांधी को मारा था. अगर गांधी को माइनस कर दीजिए गोडसे के जीवन से तो कुछ नहीं बचता है. इसलिए एक व्यक्ति पे बात करने की जगह जब हम इस पर बात करते हैं कि उसने गांधी को क्यों मारा था, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी विचारधारा थी, वो कौन से लोग थे जिनके लिए गांधी का जीवन खतरा बन गया था, जो गांधी को मारना चाहते थे. और जो गांधी के अध्येता हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को जो उनके ऊपर हमला हुआ था वो पहला हमला नहीं था. उसके पहले भारत के अंदर 5 हमले गांधी के ऊपर हो चुके थे. तो कोई अगर ये समझता है कि विभाजन के चलते या उस समय जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उसके चलते या 55 करोड़ के चलते गांधी की हत्या हुई, तो ये झूठ है. ये वो झूठ है जो संघ परिवार वर्षों से फैला रहा है. गांधी के ऊपर जो पहला हमला हुआ था वो इसी महाराष्ट्र में, यहाँ से कुछ दूर पुणे में, जहाँ से जामवंत भाई आए हुए हैं, पुणे में पहला हमला हुआ था. और वो हमला क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी अछूत उद्धार आंदोलन चला रहे थे. तो मैं ये कह रहा था कि गांधी के ऊपर जो पहला हमला हिंदुस्तान के अंदर हुआ था वो यहाँ से कुछ दूर पुणे में हुआ था. उस समय वो अछूत उद्धार आंदोलन चला रहे थे और उसी आंदोलन के सिलसिले में वो पुणे आए थे, जहाँ टाउन हाल में उनका सम्मान होना था. उस समय उनकी गाड़ी पर बम फेंके गए थे. अब यह अच्छी बात थी कि आयोजकों ने 2 आइडेंटिकल एक जैसी गाड़ी रखी थी. एक गाड़ी आगे चल रही थी और दूसरी गाड़ी पीछे चल रही थी. गांधी पीछे वाली गाड़ी में थे, बम पहले वाली गाड़ी पे पड़ा और 7 लोग उसमें मारे गए थे. उस समय गांधी ने ये कहा था कि आप मेरी हत्या करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं कहीं जाता हूं तो मेरे साथ महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं और लोग होते हैं. आप उनको क्यों मारना चाहते हो? मुझे अकेले को मारो. तो ऐसा लगता है कि उनके हत्यारों ने उनकी ये बात सुन ली और इसके बाद जब भी हमला हुआ तो ऐसे हमले हुए जहां गांधी अकेले थे. असल में गांधी हत्या को समझने के लिए और गांधी विचारधारा को भी समझने के लिए हमें आज़ादी की लड़ाई को एक बार पलटकर देखना पड़ेगा. आज़ादी की पूरी लड़ाई में 3 तरह की धाराएं हमको दिखाई देती हैं. पहली जो धारा थी उसको मैं पहला कह देता हूं, वो क्रांतिकारी धारा थी. यानी ऐसे लोग जो ये सोचते थे कि बंदूक के सहारे इस देश में आज़ादी लाई जा सकती है. दूसरी धारा थी गांधी की और कांग्रेस की, जिनका मानना था कि अहिंसा के सहारे देश में आज़ादी लाई जानी चाहिए, पॉलिटिकल मूवमेंट के सहारे देश में आज़ादी लाई जानी चाहिए, इसमें बंदूक का कोई रोल नहीं होना चाहिए. और एक तीसरी विचारधारा थी जो आज़ादी की बात कम करती थी, कई बार नहीं करती थी, लेकिन धर्म के आधार पर देश बनाए जाने की बात करती थी. इसमें 2 लोगों को मैं एक साथ शामिल कर लेता हूं, सावरकर और हिंदू महासभा, जिन्ना और मुस्लिम लीग. दोनों में फर्क ये था, चूंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक थे तो जिन्ना ये चाहते थे कि मुसलमानों को अलग देश मिल जाए, लेकिन सावरकर ये कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम 2 नेशंस हैं. और आप देखिए ये बात कहने में उन्होंने ज़रा सी भी देर नहीं की. ज्यों ही उनको आज़ादी मिली 1937 में
और अहमदाबाद में हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ जिसके वो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ, तो उन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम दो नेशंस हैं, दो राष्ट्र हैं। लेकिन उनका यह मानना था कि देश एक ही रहना चाहिए, सुप्रीमेसी हिंदुओं की होनी चाहिए, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनकर यहां रहना स्वीकार कर लेना चाहिए। और जिन्ना साहब चाहते थे कि पाकिस्तान एक अलग से देश बन जाए। 1940 के बाद जिन्ना साहब और जेल जाने के बाद सावरकर साहब की प्रायोरिटीज में कभी भी देश की आजादी की बात नहीं रही। अगर हम क्रांतिकारियों और गांधीवादियों के बीच में देखते हैं तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की, उसके पहले बम फेंका गया लॉर्ड हार्डिंग पे। बंगाल के क्रांतिकारियों ने बंगाल के अंग्रेज ऑफिसर्स की हत्या की। कभी किसी क्रांतिकारी ने कांग्रेस के लोगों की हत्या नहीं की। अभी एक किताब आई है, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो बड़ी आसानी से वो उपलब्ध है, कामा मैकलियान की किताब है, वो इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पे। और कामा मैकलियान ने बड़ा खूबसूरत शोध किया है, बहुत शानदार रिसर्च किया है, और उस रिसर्च में निकल कर ये आता है कि कांग्रेस और रिवोल्यूशनरी फोर्सेज जो हैं ग्राउंड लेवल पर आपस में कोऑर्डिनेट कर रही थी। यानी कांग्रेस के जो नेता थे उस जमाने के, वो क्रांतिकारियों को ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट कर रहे थे, पैसे से सपोर्ट, शेल्टर से सपोर्ट, बाकी सारी चीज़ों से सपोर्ट कर रहे थे। और इसका तो इतिहास हम सब जानते ही हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्री जब जब आई हैं तो जो रिवोल्यूशनरी जेल में सड़ रहे थे उनको रिहा करने की कोशिश की गई है। तो कांग्रेस और रिवोल्यूशनरीज के बीच जो फर्क था वो रास्ते का फर्क था। दोनों औरंगाबाद से पुणे जाना चाहते थे, कोई बस से जाना चाहता था, किसी को जल्दी थी, कोई फ्लाइट से या फिर गाड़ी से पहुंच जाना चाहता था। तो रास्तों का ये आपस में टकराव था। लेकिन ये जो हमारी सांप्रदायिक धारा थी, कम्युनल धारा थी, उसके साथ रास्ते का टकराव नहीं था, नीयत का टकराव था। और इस नीयत के टकराव को समझने के लिए हमको सावरकर का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब भाई मेरी किताबों का नाम बता रहे थे तो एक किताब उन्होंने छोड़ दी थी, और लेखक अपनी किताब के बारे में कैसे ना बताए, तो मेरी जो आखिरी किताब है वो सावरकर काला पानी और उसके बाद है। तो सावरकर का जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो 1909 में, 1907 में जो सावरकर लंदन जाते हैं वो एकदम अलग सावरकर है। यंग हैं, आज़ादी की भावना से भरे हुए हैं, एक हद तक रिवोल्यूशनरी भी हैं, हालांकि तिलक स्कूल के पढ़े हुए हैं, तिलक का जो पूरा मूवमेंट था उससे निकल के आते हैं। तो थोड़ा सा जो कम्युनल एक सोच थी वो तो दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए लोगों के बीच में भेदभाव करने का एक ही तरीका था कि कौन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा है और कौन अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। इसीलिए उनकी जो पहली किताब है 1857 वाली जो किताब थी, और उसका महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि 1857 पर किसी हिंदुस्तानी द्वारा लिखी गई पहली किताब है, उसका महत्व इसलिए भी है कि 1907 में जब इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में 1857 के विद्रोह पर विजय का पर्व मनाया जा रहा था, जब हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, और 1857 के जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको गुंडे कहा जा रहा था, उस समय सावरकर ने, युवा सावरकर ने इंडिया हाउस में एक कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में 1857 के 50वें वर्ष को मनाया था। उस जमाने के क्रांतिकारियों की फोटो लगाई थी, हालांकि जो ब्रिटिश रिपोर्ट्स हैं वो कहती है कि उसमें 24-25 लोग थे, लेकिन उस जमाने में इंग्लैंड में 1857 को सेलिब्रेट करने के लिए अगर 5 लोग भी जुटे थे तो ये शानदार बात थी। और इसके साथ जोड़कर जब आप 1857 की उनकी किताब देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप ये पाते हैं कि हिंदू मुसलमान से इतर जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था वो सावरकर के लिए हीरो था, और जो देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा था वो सावरकर के लिए विलन था। इसीलिए अगर आप यहां देखेंगे तो बहादुर शाह जफर का जो शेर था, हिंदिया में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, उससे वो किताब खत्म होती है। उसके पहले अजीमुल्लाह खान एक हीरो की तरह हमारे सामने आते हैं, तात्या टोपे एक हीरो की तरह हमारे सामने आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का ही एक राज परिवार जो उस जमाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, जिसका रिश्ता कभी शिवाजी से रहा था, उसके बारे में सावरकर लगभग गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं। यानी मैं कहना यह चाह रहा था कि 1907, 1909 तक जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब तक हिंदू मुसलमान से ज्यादा वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले और अंग्रेजों के समर्थन में खड़े होने वालों के बीच में विरोध कर रहे थे। और देखिए, जो ही आजादी की लड़ाई में कोई जाता है, गया और गहरे गया, उसके एक बात समझ में आ गई कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना अंग्रेजों को नहीं हराया जा सकता है।
इसीलिए तिलक महाराज पुणे में कितने भी नॉन प्रोग्रेसिव रहे हों, तिलक महाराज ने भले जब लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई तो उसका विरोध किया, रमाबाई का विरोध किया, ये सारा कुछ किया, कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया, लेकिन तिलक महाराज को इसलिए भी याद करना पड़ेगा कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और लीग के बीच में पहला पैक्ट उन्होंने कराया और उस समय बयान दिया कि अभी हमारी जो लड़ाई है वो तिकोनी है, ट्रायंगुलर है, यानी एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ अंग्रेज हैं। और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजों को हराना है तो इस लड़ाई को ट्रायंगुलर की जगह सीधा बनाना पड़ेगा, यानी हिंदू और मुस्लिम को एक होना पड़ेगा। क्योंकि तिलक महाराज आज़ादी की लड़ाई कम से कम चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तान जीते, तो उनके समझ में आया कि हिंदू और मुसलमान एक होंगे तभी जीतेंगे। क्रांतिकारियों को उठा लीजिए, भगत सिंह और उनके साथियों ने जो पहला संगठन बनाया था उसका नाम था नौजवान भारत सभा, और नौजवान भारत सभा का जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी हिम्मत तो हम लोग आज भी नहीं कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने क्या किया, झटका मीट अलग से बनवाया, हलाल मीट अलग से बनवाया और दोनों को मिला दिया, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ये घोषणा करके कि इसमें दोनों तरह के मीट बने हुए हैं, लाहौर जैसी जगह पर वो सहभोज कराते थे। आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की भावना कितने गहरे भरी हुई थी। गांधी कहने की जरूरत नहीं है, सुभाष बोस कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप उठाकर ले लीजिए जो आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय था, वो उसके अंदर तमाम अंतर विरोध होंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की बात वो कर रहा होगा क्योंकि जानते थे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती है जब तक हिंदू और मुसलमान एक ना हो जाए। और अंग्रेज भी ये बात जानते थे कि हिंदुस्तान को तब तक गुलाम रखा जा सकता है जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं होते हैं। आपको मैं एक किस्सा सुनाऊं कि 1857 का विद्रोह जब असफल हो गया हमारा, तो 1858 में बॉम्बे में एक मीटिंग होती है, अब तो मुंबई कहते हैं, तब बॉम्बे कहते थे, तो बॉम्बे में एक मीटिंग होती है जिसमें जितने सारे राज्यपाल थे, गवर्नर्स थे, उन सारे गवर्नर्स को बुलाया गया था। लॉर्ड एल्फिंस्टाइन जो थे वो बॉम्बे के गवर्नर उस जमाने में थे। अब तो वो पेपर्स अवेलेबल हैं, कोई भी देख सकता है। उसमें उन्होंने एक ही बात कही थी कि डिवाइड एंड एम्प्टा इज अ ओल्ड लैटिन सेइंग, बांटो और राज करो एक पुरानी लैटिन कहावत है, और हिंदुस्तान में हम राज तभी कर सकते हैं जब हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमान को बांट के रखेंगे। आप सब जानते हैं कि 1857 की लड़ाई में मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और आप सब जानते हैं कि 1857 के बाद जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसमें मुसलमानों को एक किनारे करने का लगातार मामला बनता रहा। इसीलिए सर सैयद जब उभर के आते हैं तो वो कहते हैं कि मुसलमानों को अगर आगे बढ़ना है तो अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना पड़ेगा। वो एक अलग कहानी है, उस पर कभी अलग से कभी बात हुई तो बात करेंगे। मैं सावरकर साहब की बात कर रहा था। 1909 में सावरकर साहब गिरफ्तार होते हैं और जाते हैं अंडमान। मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 महीने के अंदर माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, ये एक ऐसा तथ्य है जो सब जानते हैं। पहले तो सावरकर के समर्थक कहते थे कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अब वो भी इस बात को कहने लगे हैं कि हाँ माफ़ी मांगी थी, 6 या 7 माफ़ियाँ मांगी थी उन्होंने, उसको अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक। आप अंडमान जेल का इतिहास पढ़िए और उस ज़माने में जो लोग अंडमान में थे उनमें से कई लोगों के जीवनियाँ कई लोगों की निकल के आ गई हैं। आप देखते हैं कि उसके अंदर कोई मूवमेंट चलाने का, किसी भी तरह का मूवमेंट चलाने की कोई छूट नहीं थी। लेकिन सावरकर ये क्लेम करते हैं अपनी आत्मकथा में, अपना जो कंप्लीट वर्क्स है उनका 10 खंडों में हिंदी में आया है, मराठी में तो बहुत पहले आ चुका था, उसमें वो क्लेम करते हैं कि वहाँ वो शुद्धिकरण अभियान चला रहे थे। शुद्धिकरण से आप लोग परिचित हैं ना, मुसलमान को हिंदू जब बनाया जाता है तो इसको शुद्धिकरण कहते हैं, हिंदू महासभा ने ये शुरू किया था। तो उनका कहना है कि जेल के अंदर वो शुद्धिकरण अभियान चला रहे थे। अब चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे ये बात कह पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सावरकर के अलावा कोई भी जो उनके साथ जेल में रहा है उसने अपने संस्मरण में कहीं नहीं लिखा है कि इस तरह का कोई शुद्धिकरण अभियान चल रहा था। फिर सावरकर को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि वो शुद्धिकरण अभियान चला रहे थे, इस पर सोचिएगा। असल में लगातार माफियां मांगने के बावजूद अंग्रेज सरकार उनकी माफियों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी, नंबर 1, और दूसरा शायद वो उनको एक अलग तरह के रोल में देखना चाहती थी जिसके लिए लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। 1920 में जिस तरह का सत्याग्रह 1920 के दशक में होता है और हिंदू मुस्लिम एकता हमारे सामने आती है, आप देखते हैं कि वही पीरियड है जब स्वामी श्रद्धानंद, जामा मस्जिद पे स्वामी श्रद्धानंद को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है।
जामा मस्जिद के इतिहास में पहली बार एक हिंदू संत भाषण देता है, और जब उसके बाद अंग्रेज उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं तो मुसलमान उनको घेर कर बाहर निकालते हैं, जिसमें 4-5 मुसलमानों की ब्रिटिश फौज ने हत्या भी कर दी। ये वो दौर था जब पंजाब में सैफुद्दीन किचलू एक बड़ा नेता बन के उभरते हैं। ये वो दौर था जब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता एक अलग लेवल पर दिखाई देती है। लेकिन इसके तुरंत बाद आप देखते हैं कि जो श्रद्धानंद वहां पर जामा मस्जिद होकर आए थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करके आए थे, वो भी शुद्धि अभियान चलाना शुरू कर देते हैं। पंजाब में आर्य समाज का पूरा मूवमेंट जो है वो कम्युनल मूवमेंट बन के आता है और पूरे देश में कम्युनलिज्म की एक नई लहर पैदा होती है। इस पूरी लहर में मुस्लिम लीग तो एक तरफ थी, लेकिन हिंदू पक्ष से कोई ऐसा नेता नहीं था जो उसको लीड कर सके। हिंदू महासभा सावरकर के आने से पहले तक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो चुनाव नहीं लड़ता था, वो सिर्फ साल में एक बार इकट्ठा हो जाना और इस तरह की कार्यवाहियों में लगा हुआ था। मेरा अपना मानना है कि वो पीरियड था जिसमें सावरकर को तैयार किया गया इस बात के लिए कि आप हिंदुओं का नेतृत्व करें और हिंदू कम्युनलिज्म को लीड करें। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, किस वजह से कह रहा हूं? जब वहां से रिहा होकर आते हैं सावरकर और येरवड़ा की जेल में उनको रखा जाता है, पुणे की येरवड़ा जेल में, तो वहां पर वो हिंदुत्व नाम की किताब लिखते हैं। अब आप सोचिएगा कि एक आदमी जो 10 साल अंडमान रह के आया है, जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की इतनी कड़ी नजर है, जिसको कोई कार्यवाही और नहीं करने दी जाती है, उसको हिंदुत्व लिखने से रोकने वाला कोई नहीं था जेल में। वो हिंदुत्व लिख गए, किसी जेलर को पता ही नहीं चला। और उसके बाद सिर्फ लिख नहीं गए, वो पूरी किताब बाहर चली गई, बाहर जाके छप गई, छप के बटने लगी, उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया गया, जबकि 1857 वाली किताब छपते ही बैन कर दी गई थी, लेकिन उस किताब पर कोई बैन नहीं लगाया गया। उसके बाद जब येरवड़ा से रिहा होते हैं और रत्नागिरी में जाकर उनको घर में कैद रखा जाता है, वहां पर उनकी कार्यवाहियां क्या थी? ज्यों ही वो रत्नागिरी में जाते हैं त्यों ही वहां पर हिंदू सभा की कार्यवाहियां शुरू हो जाती हैं। वो खुद इस बात को लिखते हैं कि मस्जिद के सामने से बैंड बजाते हुए एक टोली गुजरी और उस पर बवाल हुआ तो मैंने उनका साथ दिया, वगैरह वगैरह। यानी बाकी पॉलिटिकल कार्यवाहियों पर तो रोक लगी थी उनके, लेकिन सांप्रदायिक कार्यवाहियों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगी थी। और उसके बाद जब 1937 में वो पूरी तरह से आज़ाद होते हैं, पहले तिलक स्वराज पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद सीधे हिंदू महासभा ज्वाइन करते हैं और उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है 1937 में, मैंने आपको बताया। और उनके अध्यक्षीय भाषणों की एक किताब है हिंदू राष्ट्र दर्शन। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां हिंदू राष्ट्र दर्शन के नाम से आपको वो किताब अंग्रेजी में मिल जाएगी, हिंदी में भी कहीं ना कहीं होगी, लेकिन अंग्रेजी में वहां पे आपको मिल जाएगी। उसमें उनके भाषणों को पढ़िए, आपके समझ में आता है कि सांप्रदायिक पॉलिटिक्स भारत में किस तरह से हो रही थी। उन पूरे भाषणों में वो लगातार 2 बातें करते हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, कांग्रेस को वोट मत दीजिए। और दूसरी बात जो एक जगह डायरेक्टली और बाकी जगह इनडायरेक्टली आती है, वो ये कहते हैं कि अंग्रेजों का हित हमारे हित से अलग हो ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अंग्रेजों का हित भी वही हो और हमारा हित भी वही हो। और इसको साबित करते हैं 1942 में, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। कांग्रेस को पूरी तरह से गिरफ्तार एक तरह से कर लिया जाता है जब गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो, और दूसरा नारा देते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप को अंदर कर दिया जाता है। वो 2 लाइन में उस बात को समझ लेना जरूरी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस अंग्रेजों का साथ देने से पीछे नहीं हट रही थी। कांग्रेस में नेहरू और गांधी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि हिटलर के खिलाफ अंग्रेजों को सपोर्ट करना सही होगा, लेकिन एक सवाल था जो फंस रहा था। नेहरू का खास तौर पर यह कहना था कि हिटलर की आप मुखालिफत करते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि वो अपने अगल बगल के राज्यों को दबा रहा है, अपने अगल बगल के जो देश हैं उनको गुलाम बना रहा है, तो अंग्रेज जो 150 साल से हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखे हैं, इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हिटलर से तो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? और इतना वादा कर दीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आप जीतते हैं तो उसके बाद हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। अंग्रेज इस बात को नहीं मानते हैं, जिसके बाद कांग्रेस वो स्टैंड लेती है और पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल में चली जाती है। इस दौर में अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था? एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग,
और दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर और हिंदू महासभा। अगर अंग्रेजों की वार काउंसिल आप उस जमाने की देखेंगे तो उसमें या तो मुस्लिम लीग के लोग थे या फिर हिंदू महासभा के लोग थे। अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए सेना की भर्ती की बात आप देखेंगे तो या तो मुस्लिम लीग भर्तियां करा रही थी या तो हिंदू महासभा भर्तियां करा रही थी। और जब मैं अपनी किताब पे काम कर रहा था उस समय मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला। उस डॉक्यूमेंट में सावरकर ने एक प्रस्ताव किया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हिंदुस्तान को 2 डोमिनियंस में बांटा जा सकता है, एक हिंदू डोमिनियन, दूसरा मुस्लिम डोमिनियन। मुस्लिम डोमिनियन का नेतृत्व लीग को दे दिया जाए और हिंदू डोमिनियन का नेतृत्व हिंदू महासभा को दे दिया जाए। ये वो दौर है जिसमें आप सावरकर के भाषण देखेंगे तो वो ज्यादा उत्साह से भरे हुए दिखाई देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब तो कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो गई और अब यहां पे पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें मुस्लिम लीग बची और हिंदू महासभा बची। असल में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार ये लगता था, अगर उस जमाने की कहानियां, उस जमाने की उनकी बातें पढ़ें, कि शायद जब हम बाहर निकलें तो हमें इस तरह का सपोर्ट ना मिले जैसा पहले मिलता रहा। लेकिन आप सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब कांग्रेस के लोगों को रिहा किया गया तो पूरा मुल्क कांग्रेस के साथ खड़ा होता है। 1946 में, उसके पहले जब शिमला में बुलाया जाता है सारे लोगों को, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को, इस बात पर फैसला करने के लिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी कब और कैसे दी जाए, तो उसमें सावरकर को नहीं बुलाया जाता है। और उसके बाद 1946 में जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में सावरकर महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें जीतने में कामयाब नहीं होते हैं और कांग्रेस लगभग पूरे हिंदुस्तान में अपनी सीटें जीतती है। कम से कम गैर मुस्लिम सीटें तो कांग्रेस जीतती ही है। यानी एक तरफ तो जरूर ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, मुस्लिम लीग अपने मकसद में कामयाब हुई, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान की बहुतायत ने अपने लिए वो सपना चुना जिस सपने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ मिलकर चलना था। मैं बार बार और हर जगह ये बात करता हूं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकाल देने के लिए नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई दरअसल एक नए मुल्क का ख्वाब थी। आज़ादी की लड़ाई वो ख्वाब थी जो हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वीरों ने देखा। और वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब एक मिले जुले हिंदुस्तान का था, एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान का था, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर साथ चलेंगे, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, एक ऐसा हिंदुस्तान जो दुनिया के सामने एक नज़ीर बनकर, एक मिसाल बनकर सामने आएगा। और 1946 में तमाम सांप्रदायिक बातों के अलावा यह तय हो गया कि हिंदुस्तान की बहुतायत इस ख्वाब के साथ खड़ी है। और जिन लोगों का सपना इसके उलट था उनके लिए यह एक बहुत बड़ा शॉक था, एक बहुत बड़ा धक्का था। यहां रुक के एक सेकंड एक बात और हम देखें तो मजा आएगा शायद समझने में। हिंदू महासभा यह क्लेम करती थी कि हिंदुओं का संगठन है और मुसलमानों के खिलाफ है। मुस्लिम लीग क्लेम करती थी कि वो मुसलमानों का संगठन है, जाहिर तौर पे हिंदुओं के खिलाफ होगी। आम लोगों को मारना छोड़ दीजिए आप, लेकिन मुस्लिम लीग ने किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या नहीं की। अगर आप मुस्लिम लीग को देखेंगे कि उन्होंने किनकी हत्या की तो आपको क्या मिलेगा? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के छोटे भाई या भतीजे की हत्या की थी, उनके बेटे के ऊपर हमला किया था, खान साहब के ऊपर हमला किया था। रफ़ी अहमद किदवई के बड़े भाई थे शफ़ी अहमद किदवई, उनकी हत्या हुई थी शिमला में। मौलाना आज़ाद के ऊपर कई बार हमला हुआ था। और आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई तो इसी बात की थी कि मौलाना साहब को आप मिनिस्ट्री में शामिल नहीं करेंगे। जब कांग्रेस मुस्लिम लीग की पहली गवर्नमेंट बनती है तो सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की थी कि मौलाना साहब को आप मिनिस्ट्री में शामिल नहीं करेंगे। यानी जो मुस्लिम एक मिले जुले हिंदुस्तान की बात उस जमाने में कर रहे थे वो दुश्मन थे मुस्लिम लीग के, उनको गद्दार कहा जा रहा था, उनको गालियां दी जा रही थी। सेम विद हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने किसी लियाकत अली खान की हत्या नहीं की, किसी जिन्ना के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, किसी बड़े मुस्लिम लीग के नेता के खिलाफ बहुत ज्यादा आपको बयानबाजी भी दिखाई नहीं देगी। हत्या करने के लिए उन्होंने किसे चुना? महात्मा गांधी को। एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार कहता था कि मैं सनातनी हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ होती थी और दिन का अंत भी पूजा पाठ के साथ होता था। क्यों? कभी सोचिएगा। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि ठीक है मुसलमान तो इस सरकार के लिए बहाना है ही,
लेकिन इस सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा हमारे जैसे लोगों से है, सबसे ज़्यादा चिढ़ हमारे जैसे लोगों से होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कैसे ये सारी बातें कर रहे हैं। जब ये बात हमारे जैसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। उनको लगता है कि ये जिस जाति में पैदा हुए, ये जिस इलाके में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए, इनको तो वैसी बातें करनी चाहिए जैसी हम कर रहे हैं। यही सारी चीजें आप उस जमाने की सांप्रदायिक ताकतों के साथ भी देखेंगे। तो मैं लब्बो लुबाब सारी बातों को मिलाकर कहना यह चाह रहा था कि गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये दो लोग ऐसे थे जो सावरकर और उनके ख्वाब के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर आते हैं। जो आजादी की लड़ाई में ये जो दो धाराएं थी, एक धारा जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती थी और दूसरी धारा जो एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करती थी, उसमें गांधी सबसे बड़ा खतरा बल्कि सबसे बड़ा रोड़ा बन के आते हैं। गांधी जो राम को अपने तरीके से देखते हैं। 1908 या 9 की बात है, गांधी इंडिया हाउस गए हुए थे, लंदन गए हुए थे। वहां इंडिया हाउस के लोगों ने उनको आमंत्रित किया और आमंत्रित करके कहा कि विजयादशमी है, इस पर आइए और भाषण दीजिए। गांधी ने कहा कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक धार्मिक समारोह है तो मैं सिर्फ धार्मिक बात करूंगा। वहां सावरकर को भी होना था। विजयादशमी पर जो बात की है उन्होंने, उसको कभी पढ़िए आप तो समझ में आता है कि राम को गांधी किस तरह देखते थे। गांधी ये कहते हैं कि रामचरितमानस या रामायण हमको हिंसा नहीं सिखाता है, इसका उल्टा सिखाता है। क्या? वो कहते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस सिखाता है। उन्होंने कहा कि अगर राम को युद्ध चुनना होता तो जब उनके बाप ने उनको घर से निकाला, कहा कि अब तुम जाओ, उसी समय वो सेना इकट्ठा करके भरत के साथ लड़ाई लड़ सकते थे और अपनी सेना और भरत पे युद्ध जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस चुना। उन्होंने ये चुना कि वो राज्य छोड़ के चले जाएंगे और 14 वर्ष वनवास में रहेंगे। रावण के साथ भी राम ने युद्ध नहीं चुना। राम जो हमारे हीरो हैं, उन्होंने युद्ध नहीं चुना, युद्ध रावण ने चुना। अपने अहंकार के वश में होकर रावण ने युद्ध चुना। और रामचरितमानस क्या बताती है कि जिसने अपने अहंकार में युद्ध चुना वही नष्ट हो गया। रामचरितमानस को वो ऐसे देखते हैं जो हिंसा की फ्यूटिलिटी को, युद्ध की फ्यूटिलिटी को बताने वाला एक ग्रंथ है। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे महाभारत की याद आ रही थी। महाभारत का अंतिम खंड आप पढ़िए। महाभारत की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि कृष्ण ने युद्ध लड़ने को कहा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अंतिम खंड तक कोई नहीं जाता है। अंतिम खंड की बात नहीं होती है। जब आप अंतिम खंड पर जाते हैं तो आपको पता चलता है युधिष्ठिर का विलाप। पूरा युद्ध जीत लेने के बाद, सिर पे मुकुट पहन लेने के बाद युधिष्ठिर अपने जीवन में विलाप कर रहे हैं कि हमने किनको किनको खो दिया, भाइयों को खो दिया, भतीजों को खो दिया, इतनी सारी लाशें बिछ गईं। और जब हिमालय की ओर जाने का फैसला करते हैं वो तो आखिरी में कौन बचता है? एक कुत्ता और वो खुद। यानी पूरा महाभारत, इतना बड़ा युद्ध, इतना सारा कुछ आपको देता क्या है? एक ऐसा अकेलापन जिसमें आपके साथ कोई मनुष्य नहीं है, एक कुत्ता है। और जब इस तरह से महाभारत को आप पढ़ते हैं तो मेरे समझ में आता है कि हिंदू धर्म के जो दो सबसे बड़े शास्त्र हैं, दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं हमारे पास, दोनों हिंसा की बात करते हुए दरअसल अहिंसा के पक्ष में खड़े होते हैं। और बाकी तो मैं आपको 20 ऐसे श्लोक सुना सकता हूं पुराणों से, वेदों से, जहां अहिंसा की बात सीधे की गई है। गांधी धर्म को वहां से लेते थे। जाहिर तौर पे सावरकर जब बोलने उठे तो इसका उलट बोला कि राम ने धनुष उठाया, रावण का वध किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब इस तरह के धर्म की परिभाषा लेकर गांधी आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में लुइस लिखते हैं कि गांधी वॉज टू रिलीजियस टू बी कन्फाइंड इन वन रिलीजन, वन नेशन, वन कास्ट। वो इतने धार्मिक थे कि एक धर्म तक सीमित नहीं रह जाते थे। कोई भी व्यक्ति जब इतना धार्मिक होता है कि धर्म से उसका रिश्ता मानवीयता का रिश्ता हो जाता है, तो फिर उसके लिए सारे एक जैसे हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब सर्वे इसमें हम कह रहे होते हैं तो सब होते हैं, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे होते हैं हम कि बाकी सारे तो खुश हो जाए, बाकी सारे तो सुखी हों, लेकिन फला भाई साहब दुखी हो जाए।
सबकी बात कर रहे होते हैं। बुद्ध जब कहते हैं सब्बम अत्थि, तो सब्बम की बात कर रहे होते हैं, सर्व की बात कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या कोई भी धर्म ऐसा है जो जब मानवता की बात करता है तो कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर देता है। एक्सप्लेनेशंस में हो सकता है, बात की चीजों में हो सकता है, लेकिन मूल जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि सारे धर्म अपने अपने समय की जरूरतों के हिसाब से पैदा हुए, सारे धर्मों के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन सबके अंतस में मूल में कोई चीज है तो वो लोक कल्याण है, वो सर्व कल्याण है। उसके बाद की जो दुश्मनियां हैं, उसके बाद की जो बातें हैं, वो तब हुई हैं जब वो राज्य सत्ता के साथ घालमेल हुआ है। इसीलिए सारे धर्म दो धर्म हैं बेसिकली। एक पॉलिटिकल हिंदुइज्म है जो सावरकर का हिंदुत्व है, एक हिंदू धर्म है जो गांधी का हिंदुइज्म है। इसीलिए सावरकर जब हिंदुत्व लिखते हैं तो उनको एक्सक्लूजन करना पड़ता है। उसकी शुरुआत ही एक्सक्लूजन से होती है। हिंदुत्व में कहते हैं कि दिस इज नॉट अबाउट हिंदुइज्म, ये हिंदू धर्म के बारे में नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ थिंग। और उसके बाद दो वर्ड्स क्वाइन करते हैं। जिस हिंदुस्तान को हम मादरे वतन कहते रहे, मातृभूमि कहते रहे, उसके लिए पितृभूमि फादरलैंड लेके आते हैं। दोनों के बीच में आपको लगेगा क्या फर्क है? दोनों के बीच में फर्क है। मां से हमारा रिश्ता इमोशनल होता है, पिता से हमारा रिश्ता लीगल होता है। सोचिएगा इस बात को। पिता का जो पुत्र होता है वो उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है, मां का जो पुत्र होता है वो प्रेम का अधिकारी होता है। तो देश के साथ जब मादरे वतन का रिश्ता था, अजीमुल्ला खान ने जब मादरे वतन कहा था, अजीमुल्ला खान ने 1857 में जब पहला तराना लिखा था और उस समय पहली बार हिंदुस्तान को मादरे वतन कहा था, तो एक इमोशनल रिश्ता अपने देश के साथ बनाया था। सावरकर पहले तो उसको पितृभूमि में यानी एक कानूनी रिश्ते में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद एक और शर्त जोड़ते हैं, पुण्य भूमि। अब ये पुण्य भूमि क्या चीज है? यानी जहां पर आपके धार्मिक स्थान रहते हों, यानी काबा जिसका है वो जाओ देश के बाहर, जिसका यरूशलेम है वो देश के बाहर जाओ, बनारस जिसका है वो यहां रहो। बस ये एक्सक्लूजन का, बाहर निकालने का है, एक्सक्लूसिव देश बनाने का मामला है। और गांधी इसके ठीक खिलाफ खड़े होते हैं और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की बात करते हैं। ये वो लड़ाई थी जो गांधी हत्या तक पहुंची। ये वो लड़ाई थी जिसमें सावरकर और उनके लोग विचारधारा के आधार पर गांधी को नहीं हरा पाए थे। मैं लीगलिटीज में नहीं जाऊंगा, मेरी किताब हिंदी में भी है, मराठी में है, और मेरी अकेले किताब क्यों तुषार गांधी ने लिखा है, और भी बहुत किताबें हैं। गांधी हत्या की जो डिटेल्स जानना चाहता है उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब तो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि गांधी की हत्या उस निराशा से पैदा हुई थी, उस कुंठा से पैदा हुई थी जो आज़ादी की लड़ाई के पूरे दौर में हमारे और आपके पुरखों ने गांधी के विचारों को सावरकर के विचारों पर जीत दिलाकर दी थी। इसलिए मारा गया गांधी को, क्योंकि गांधी को खत्म करने का कोई और रास्ता नहीं मिला। लेकिन मजा देखिए आप, मोहब्बत के अपने मजे होते हैं। गांधी जिनको उस समय इस देश की जनता की नाराजगी झेलनी पड़ रही थी, जिनसे लोग शिकायतें कर रहे थे, उनसे कितनी मोहब्बत करते थे, ये बात तब समझ में आती है जब जिंदा गांधी के कहने पर सांप्रदायिक फसाद नहीं खत्म हो रहे थे, उसी गांधी के मरते ही पूरे देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सांप्रदायिक फसाद खत्म हो गए। पाकिस्तान के एक मंत्री थे मियां इफ्तिखारुद्दीन, मैं उनको बार बार याद करता हूं। मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब एक ज़माने में कांग्रेस के बड़े इंपॉर्टेंट नेता हुआ करते थे, लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जिन लोगों को आज़ादी की लड़ाई के बारे में पता है, उनको पता है कि लाहौर कांग्रेस का अध्यक्ष होना मतलब कोई बड़ी बात थी। लाहौर वॉज द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी प्री पार्टीशन, जहाँ पे हिंदू महासभा की भी सबसे ज़्यादा ताकत थी, आर्य समाज की भी ताकत थी, क्रांतिकारी भी लाहौर में होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेस था। उस लाहौर में मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के माने जाते थे, प्रोग्रेसिव माने जाते थे। वही थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब को जवाहरलाल नेहरू से मिलवाया था। लेकिन 1945-46 में जो सांप्रदायिक आंधी चली थी उसमें बह गए थे, मुस्लिम लीग की तरफ चले गए थे। हालांकि बाद में उनके साथ बहुत बुरा हुआ। प्रोग्रेसिव आदमी थे, जब पाकिस्तान बन गया उनको मिनिस्टर तो बना दिया गया, पुनर्वास का मंत्री बनाया गया,
पहली मीटिंग में उन्होंने सवाल उठा लिया कि लैंडलॉर्ड से जमीन लेके आम लोगों को दिया जाए, लैंड रिफॉर्म को दिया जाए। मिनिस्ट्री से बाहर हुए तो फैज़ अहमद फैज़ के साथ मिलकर एक अखबार निकाला। 2 साल में वो अखबार भी बंद कर दिया गया और एक निराश, गरीब तो नहीं क्योंकि बहुत पैसे वाले घर के थे, लेकिन एक निराश बूढ़े की मौत मरे। तो इफ्तिखारुद्दीन साहब ने गांधी जी की डेथ के बाद एक बयान जारी किया और उस बयान में वो कहते हैं कि गांधी हत्या के लिए हर वो आदमी, हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसने पिछले 3-4 सालों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जहर बोने का काम किया है। ये पाकिस्तान से आया हुआ बयान था। और गांधी अपनी मौत में भी सावरकर से बड़े हो गए। गांधी अपने मौत में भी वो करने में कामयाब हुए जो वो जीते जी करना चाहते थे। एक आखिरी बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूं आज की परिस्थितियों से जोड़ते हुए। आखिर इस सांप्रदायिक समस्या का गांधी के पास हल क्या था? वो कौन सी जादू की छड़ी थी? जादू की छड़ी तो कोई होती नहीं है जो गांधी बार बार आजमाना चाहते थे। वो कौन सा कैप्सूल है जो इस मल्टी रिलीजियस कंट्री में गांधी बार बार देना चाहते थे? बहुत ही आसान। उनका कहना था कि जहां जो बहुसंख्यक है वहां वो अपने अल्पसंख्यक की रक्षा करे। और ये वो उस हिंदुस्तान में कह रहे थे जहां कहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक था तो कहीं हिंदू अल्पसंख्यक था। और उनके प्रैक्टिस में देखिए ये कैसे सामने आता है। वो जाते हैं भागकर नोआखली। नोआखली में कौन बहुसंख्यक था? मुसलमान बहुसंख्यक थे। मुस्लिम लीग रूल कर रही थी। जो लोग मारे गए, जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिन औरतों के साथ जिना हुआ, वो कौन से लोग थे? हिंदू लोग थे। गांधी वहाँ जाते हैं और 3 महीने लगातार रहकर वहाँ काम करते हैं। निर्मल कुमार बोस की एक किताब है माई डेज विद गांधी, आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। निर्मल कुमार बोस गांधीयन नहीं थे। निर्मल कुमार बोस कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और गांधीयन स्टडी करना चाहते थे। तो जब गांधी वहाँ गए तो गांधी को ज़रूरत थी एक ऐसे बंदे की जो बांग्ला जानता हो। तो निर्मल कुमार बोस ने ऑफ़र किया कि मैं आपके सेक्रेटरी की तरह चलता हूँ। तो वो उनके साथ गए थे और उन्होंने नोआखली की सारी डिटेल्स लिखी हैं, आप उसको पढ़िए। और नोआखली से लौट के वो कहाँ रुके? दिल्ली में। दिल्ली में कौन बहुसंख्यक था? हिंदू। दिल्ली में कौन अल्पसंख्यक था? मुस्लिम। और गांधी किसकी रक्षा में लगे? मुसलमानों की रक्षा में लगे। तो जब गांधी के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो प्रो मुस्लिम थे या मुसलमानों के का तुष्टीकरण कर रहे थे, तो दरअसल ये वो लोग लगाते हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों का जब दमन हो तो सब लोग शांत रहें, कुछ न कहें। वरना वो देख पाते कि गांधी अल्पसंख्यक के साथ खड़े थे, नोआखली में भी और दिल्ली में भी। और यहां से वो लाहौर जाना चाहते थे, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ उस दौर में हो रहा था उसकी मुखालिफत करने के लिए। यहां अगर वो जिंदा रहते तो शायद कुछ दिन बाद लाहौर जाना चाहते थे। तो एक बड़ा नेता, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन वो होता है जो कमजोर के साथ खड़ा हो। वो बाप किस काम का जो अपने मजबूत बेटे की तो हमेशा तारीफ करता रहे, उसकी मदद करता रहे, और जो बच्चा कमजोर रह गया हो उस बच्चे को घर से बाहर निकाल दे, उसको गालियां देता रहे। ऐसे बाप से ना बाप भला। बाप तो वो होता है जो मजबूत बच्चे को सपोर्ट करता है और कमजोर बच्चे को ज्यादा सपोर्ट करता है। जब हम गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, जो हम नहीं कहते, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो वो इसीलिए कहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसमें सबको साथ मिलकर चलना था, इस आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे मजबूत अगर कोई स्तंभ था तो वो गांधी थे, जो इसके लिए जिए और इसके लिए मरे। लेकिन 1990 के बाद गांधी को कई तरीकों से बुलाया गया। हमें सिर्फ बीजेपी या आरएसएस समझ में आती है, लेकिन थोड़ा रुक के दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाल के आप सोचिए कि 90 में सबसे पहले गांधी को तब बुलाया गया जब इस देश में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को विकास का पर्याय बना दिया गया। जो गांधी छोटे उद्योगों की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई जिसमें ग्राम स्वराज जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी। और दुर्भाग्य से ये उन लोगों द्वारा लाई गई जो खुद को गांधी का वारिस कहते थे। और देखिए, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, आज भी बड़े शौक से अर्थशास्त्र पढ़ता हूं। जब दक्षिणपंथी आर्थिक व्यवस्था आती है तो उसके साथ चल चल के दक्षिणपंथी पॉलिटिकल व्यवस्था भी आती है।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में नंबर 2 का पैसा सुबह शाम आ रहा हो और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शरीफ निकल जाएं। अगर ऐसा हो रहा है तो खुद को खुशकिस्मत समझिए। जैसा पैसा होता है, हमारे बाबा कहते थे, दादा कहते थे हमारे, कि जैसा आटा होता है, जैसी रोटी होती है, वैसी ही शक्ल होती है। यानी जो अनाज आप खाते हैं वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है। तो अगर आप करप्शन का अनाज खा रहे हैं तो वो आपके बच्चों में दिखाई देगा। हमने उस करप्शन को सांस्थानिक कर दिया। हमने मजदूरों, किसानों के लिए बनने वाली पॉलिसीज एक के बाद एक खत्म की और कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां लगातार दी, जिसका एक परिणाम अदानी और उसका शेयर और इसके पहले सत्यम भी हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं। और आप देखते हैं कि यही 90 का दशक है जब बाबरी मस्जिद की शहादत होती है। यही 90 का दशक है जब लगातार दक्षिण पंथ हमारे देश में मजबूत होता चला जाता है और 2014 आते आते वो इतना मजबूत हो चुका है कि सत्ता में आता है। और सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? गांधी के हाथ में झाड़ू पकड़ाता है और गांधी की जगह सावरकर को फादर ऑफ नेशन की तरह स्थापित करने की कोशिशें शुरू करता है। और इस कोशिश का परिणाम क्या होता है? इस कोशिश का परिणाम यह होता है कि देश स्पष्ट तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ आज दिखाई दे रहा है। आज हालात ये हैं कि आप गांधी की बात करते हैं, आप नेहरू की बात करते हैं, आप आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, यहां तक कि आप संविधान की बात करते हैं तो आपको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। एक बात समझना बेहद जरूरी है कि जिस तरह का मुल्क है हमारा, मैं अभी सुबह ही बात कर रहा था कि एक ऐसा देश है कि 4 दिन पहले मैं पटना में था तो वहां जबरदस्त ठंड थी, लौट के दिल्ली आया तो रात में बारिश हो रही थी। अगले दिन मुझे रायपुर जाना था तो रायपुर में ऐसी गर्मी थी कि एयरपोर्ट पे उतरते ही मैंने फटाफट जैकेट निकाल के फेंकी। उसके अगले दिन इलाहाबाद पहुंचा तो गुनगुनी सी धूप निकली हुई थी। आज औरंगाबाद में हूं तो ये जैकेट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो एक ऐसा देश है, और खाने की तो बात ही क्या करेंगे, कल्चर की तो बात ही क्या करेंगे, कि ये ऐसा देश है जहां हम सिर्फ धर्म के हिसाब से जुदा नहीं है। एक गुजराती मुसलमान जो हिंदी बोलता है, लखनऊ का मुसलमान अगर सुन ले तो तौबा कर ले। तो इस तरह का ये देश है कि इतना मल्टी कल्चरल है, जो सिर्फ धर्म से सब कुछ डिसाइड नहीं होता है, कल्चर से डिसाइड होता है। हमारा खाना, हमारा बोलना, हमारा चलना, मल्टी कल्चरल हम हैं। और ऐसे मल्टी कल्चरल में अगर एक सत्ता ऐसी बनेगी जहां केवल एक तरह की संस्कृति को भारतीय संस्कृति कहा जाएगा और बाकी सब संस्कृतियों को कमतर कहा जाएगा या बाहर का कहा जाएगा, तो कल को महाराष्ट्र उठ के खड़ा होगा, कल को उड़ीसा खड़ा होगा, कल को गुजरात खड़ा होगा, कल को सिक्किम खड़ा होगा और ये सब कहेंगे कि भैया तुम्हारी यूपी, दिल्ली, बिहार का जो कल्चर है वही कैसे हिंदुस्तानी कल्चर है, वही कैसे राष्ट्रभाषा है, उसी से कैसे सब कुछ तय होगा। हम एक देश तो इसलिए बने थे ना कि हम साथ आए थे और हमने कहा था कि आप हमारी इज्जत करेंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे, आप हमारे घर में आएंगे तो हम मेहमान की तरह आपको प्यार करेंगे, हम जब आपके घर जाएंगे तो हमें मेहमान की इज्जत मिलेगी। और इस तरह से 5 उंगलियां मिलेंगी और मुट्ठी और एक मुल्क बनेगा। जब इस देश में ये कहा जाएगा कि एक कल्चर तो महान है, एक भाषा तो महान है, एक तरह का बिहेवियर तो महान है। अब आप बताइए, वेजिटेरियन को लेकर इस देश में बवाल हो रहा है, इस देश में वेजिटेरियनिज्म को लेकर बवाल होता है कि कौन क्या खाता है। अरे महाराष्ट्र इतना बड़ा है कि रत्नागिरी में जो खाता है खाना उसको शायद यहां का खाना अजीब लगे, जो यहां खाना खाएगा उसको बॉम्बे का खाना हो सकता है अजीब लगे। इतने तरह का खाना, इतने तरह की चीजें, वहां एक तरह का कल्चर लादने की जब आप कोशिश करेंगे तो ये देश जुड़ेगा नहीं, ये देश बंट जाएगा। क्योंकि हमने एक ऐसी डेमोक्रेसी बनाई थी जो यूनियन ऑफ स्टेट्स था। इसमें अगर स्टेट्स को उनकी इज्जत नहीं मिलेगी तो सोवियत संघ का उदाहरण बहुत दूर हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं एक बात हमेशा मजाक के तौर पे कहता हूं कि 2014 के पहले तो गांधी को हमने खुद ही मूर्तियों में तब्दील कर दिया था। 2 अक्टूबर 30 जनवरी के अलावा कौन याद करता था गांधी को? किस हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में, सोशल पॉलिसी में गांधी की बात होती थी? गांधी ने जिस एजुकेशन पॉलिसी की बात की थी, कौन सी कांग्रेसी सरकार ने उसको लागू कर दिया? गांधी जिस हिंदुस्तानी की बात करते थे, लैंग्वेज की, कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था? लेकिन 2014 के बाद जब गांधी पर हमला हुआ है और गांधी के बहाने आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हुआ है, तो
तो युवा पीढ़ी का एक हिस्सा दोबारा से गांधी के बारे में सोचना शुरू कर रहा है। कांग्रेस के अंदर एक, मैं जानता हूं, हमारे मित्र हैं वहां पर बहुत सारे, तो मैं जानता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक हिस्सा है जो ये सवाल उठा रहा है कि हम गांधी और नेहरू को भूल गए, इसलिए आज हमारी ये हालत हुई है। तो जिसको कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो इन दिनों को हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मान लें, लेकिन ज़रूरी ये है कि गांधी को सिर्फ मूर्तियों में, सिर्फ मालाओं में, सिर्फ ऐसे भाषणों में रिड्यूस करने की जगह जरा इस तरह से सोचने की कोशिश करें कि आज अगर गांधी होते तो वो क्या कर रहे होते, और वो जो कर रहे होते वैसा कुछ करने की कोशिश करें, तब तो इन सब जलसों की, इन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू है। अदरवाइज मैंने बोल दिया, आप ताली बजा ही लेंगे, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया। यानंतर मी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ लेखक आणि विचारवंत शेषराव चव्हाण यांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्ष संबोधन करावं। डॉक्टर अशोक कुमारजी, व्यासपीठावर बसलेले विराजमान झालेले सर्व महानुभाव, सर माइक मेरे हिसाब से सेट है ना, मैं आपके हिसाब से सेट कर देता हूँ जी। आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, डॉक्टर अशोक कुमारजीने फार विस्तृत आणि ज्याला ऑब्जेक्टिव्ह म्हणतात असं ॲनालिसिस केलं, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे। अशोक कुमारजी, मला फक्त एक सूचना आपल्याला करायची आहे। आपण उसने गांधी को क्यों मारा हे पुस्तकाचं टायटल ठेवलेलं आहे। मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये उसने हे एकवचनी वापरलं जातं, पण आपण जे विश्लेषण केलं ते विश्लेषण गांधीला विरोध करणारे जे होते त्यांचा हेतू काय होता, त्यांची फिलॉसॉफी काय होती याचं वर्णन केलेलं आहे। म्हणून मला आपल्याला असं सुचवाच वाटतं की आपल्या पुस्तकाचं टायटल पुढे जर निघणार असेल तर उन्होंने गांधी को क्यों मारा हे असायला पाहिजे। आपण उसने आणि उन्होंनेचा फरक सांगितला तो म्हणजे आधार काय म्हणतात त्याला, इन ए वे ऑफ रिस्पेक्ट, दॅट इज ऑल राईट, पण या पुस्तकात हे वाटते जे विवेचन डॉक्टर अशोक कुमारजीने केलेलं आहे त्याचा एक ओझरता आढावा मी घेतो आणि नंतर मी गांधीजींच्या हत्येची खरी कारणं काय होती ती आपल्याला सांगतो की कशा करता गांधीजीची हत्या करण्यात आली। अगदी स्पेसिफिकली अशोक कुमारजींनी सगळं जनरल वर्णन केलेलं आहे। I will come to the specific reason for which Gandhi was assassinated, but that I will do in the end. गांधीजींची हत्या करण्याचा 5 वेळेस प्रयत्न झाला हे अशोक कुमारजींनी सांगितलं, पण त्याच्यातला विशेष भाग आहे की या 5 पैकी 4 हत्या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये करण्याचा प्रयत्न झाला आणि यापैकी 3 हत्येमध्ये नाथुराम गोडसे सामील झालेला होता। आपल्याला माहिती असेल हे, पण विश्लेषणामध्ये राहिलं असेल। आणि आणखीन एक गोष्ट की फार क्वचित लोकांना माहिती आहे ती अशी आहे की गांधीजींची जी हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला त्याचा निषेध करण्यासाठी पुण्यामध्ये एक सभा घेण्यात आली होती आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की त्या सभेचं अध्यक्षस्थान हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनी भूषविलेलं होतं। ही गोष्ट फार कमी लोकांना माहिती आहे।
कारण गांधी आणि आंबेडकरचा वादच फक्त लोकांना माहिती आहे, मतभेदच माहिती आहे आणि तोच प्रस्तुत केला जातो. पण ही एक गोष्ट त्याच्यामध्ये होती. दुसरा एक उल्लेख आपण सावरकर आणि जीनाचा केला की सावरकरनी 1937 मध्ये स्पेसिफिकली असं म्हटलं होतं आणि असा आग्रह धरला होता. आपलं हे म्हणणं बरोबर आहे, त्याचं फक्त मी विश्लेषण करतो की भारताचं विभाजन होऊ नये, कारण भारत हा अखंड आहे. परंतु या अखंड भारतामध्ये 2 राष्ट्र राहतात, 2 देश राहतात, एक हिंदूंचा आणि दुसरा मुसलमानांचा. तो भारत हा एकच ठेवावा, अखंडच ठेवावं आणि याचे 2 विभाग करावे. त्याच्यामध्ये एक हिंदू राष्ट्र, दुसरं मुस्लिम राष्ट्र. आणि अशोक कुमारजींनी सांगितल्याप्रमाणे दी मुस्लिम शूड हॅव सेकंडरी सिटिझनशिप राईट इन इंडिया. आणि हा प्रयत्न सावरकरने मरेपर्यंत केला. मरताना सावरकरने असं लिहून ठेवलंय की माझा अखंड भारत ठेवण्याचा प्रयत्न माझ्या हयातीमध्ये यशस्वी झाला नाही, पण येणारी पिढी जी आहे हा माझा प्रयत्न सफल करतील, हे लिहून ठेवलेले. आणि त्या दृष्टीने आज काही पावलं उचलली जात आहे. आता आणखीन एक गोष्ट आपल्या माहितीसाठी सांगतो. आपल्याला माहिती असेल, त्यांनी सांगितलं की ब्रिटिशरचे सपोर्टर्स अँड अपोनंट्स कोण होते. ब्रिटिशरचे सपोर्टर्स अँड अपोनंट कोण होते. त्यांनी 2 नावं सांगितली, सावरकर आणि जीना. तिसरं नाव मी आपल्याला सांगतो की जी मी सध्या पुस्तक लिहित आहे त्याच्यावर मी एक पूर्ण चॅप्टर लिहिलेलं आहे की देअर वॉज डॉक्टर आंबेडकर who did not want, you see, independence of India for at least another 10 years. And he has specifically given the reasons, which are in 40 pages. Why did he not support it? Why did he not take part in the freedom movement? आणि ते वाचल्यानंतर a rational mind feels that Ambedkar was justified in not taking part in the freedom movement. But that is another story. Then you said की स्वातंत्र्य कशाकरता पाहिजे होतं. स्वातंत्र्यामध्ये सर्व जाती जमातींच्या लोकांचा देश राहील असं पाहिजे होतं. Gandhiji wanted independence to bring Swaraj in India. ते एका शब्दात त्याने सांगितलं, I want independence of India to establish Swaraj in the country. And Swaraj in the country means the welfare of all. Welfare of all. Not only of any particular class, but the lowest of the low should feel that this country belongs to me and this country has given me something to improve my life. That was the things. I don't want to, that would create controversy if I speak, but I don't want to create controversy which is in the present context. पण तिथं रामाचा जो तुम्ही उल्लेख केला आणि रामाच्या ज्या क्वालिटीज सांगितल्या अगदी बरोबर आहे, परंतु जे घडत आहे त्याच्या अगदी विरुद्ध घडत आहे. सो आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दॅट. गांधींजीचा शेवटचा सत्याग्रह जो झाला होता दिल्लीला, त्या सत्याग्रहामध्ये
जे असं म्हटलं जातं आहे नेहमी गांधीजींच्या बाबतीत की गांधी वॉज प्रो मुस्लिम, आणि दॅट वॉज यू सी दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिझन यू सी फॉर असॅसिनेटिंग गांधी. बट गांधीजी हा चार्ज त्यांच्यावर आहे, तो शेवटपर्यंत राहिला आणि असाच राहणार पॉलिटिकल पर्पजेससाठी. पण तो ज्यावेळेस गांधीजीचं उपोषण चाललेलं होतं त्या उपोषणामध्ये एक मुसलमानांचं डेलिगेशन त्यांना भेटायला आलं होतं, ज्यांचं नेतृत्व जे त्याचं नेतृत्व करत होते त्याचं नाव माझ्या लक्षात नाही आहे, पण त्यांनी असं सांगितलं की बा हे जे चाललेलं आहे मुसलमानांवर जो अन्याय होत आहे हा अन्याय थांबणार आहे की नाही. आम्ही नॅशनलिस्ट असल्यामुळे आम्ही पाकिस्तानमध्ये गेलो नाही. आज आम्हाला आमची अशी हालत झालेली आहे, आम्ही पाकिस्तानलाही जाऊ शकत नाही आणि हिंदुस्थानमध्ये राहू शकत नाही. तर याच्यातून जर तुम्ही आमची सोडवणूक करत नसाल तर आम्हाला लंडनला पाठवण्याची व्यवस्था करा, हे त्या डेलिगेशन सांगितलं. गांधींनी त्यावेळेस काही उत्तर दिलं नाही, पण काही दिवसानंतर जेव्हा परिस्थिती बदलली तर ते डेलिगेशन जे आलं होतं त्या लीडरला सांगितलं त्यांनी की नाव आय विल टेल माय गव्हर्मेंट that here are the Muslims who call themselves nationalists, but they want to go to London. Make arrangement to send them to London, if this is their duty. And then he has specifically said, not only once but on several occasions, to the Muslims, that since those Muslims who have remained in India, they must, you see, consider India of their country. And they should mix up, you see, wholeheartedly in this nation. If they can't do it, then nobody will save them. Not even I will be able to save them. That was he said. Now you spoke about multicultural. This country is a multicultural. पण आता काही काळाने असं होणार आहे माझ्या मित्रांनो की this country will be divided into linguistic states. The way in which you are marching under the garb of languages, under the garb of linguistics, under the garb of caste and communities, under the garb of religious fanaticism, this will slowly disintegrate, and I will not be surprised, rather I'm afraid after 24, probably we will see this country under a dictator. Under a dictator. What type of dictator he will be, I do not know. But the things are marching toward that. आता मी गांधीजीच्या हत्येचे जे स्पेसिफिक कारण होते ती मी सांगतो. पहिलं कारण होतं पेमेंट ऑफ ₹55 crores टू पाकिस्तान. दॅट वॉज द मेन रिझन. याची हकीकत अशी आहे की जे पार्टिशनचा जो ॲग्रीमेंट झाला होता, असेट्स अँड लायबिलिटीज जी वाटणी करायचं ठरलेलं होतं त्या वाटणीप्रमाणे 55 करोड रुपये हे पाकिस्तानला देणे होते. पण पाकिस्तानने त्या काळामध्ये काश्मीरवर उपद्व्याप सुरू केला होता आणि त्या उपद्व्यापामुळे हे पेमेंट रोखून धरलं होतं सरदार पटेलने. Sardar Patel was very insistent on not making payment, you see, of 55 crore to Pakistan in view of the situation they have created in Kashmir. पण त्याच वेळेस हे उपोषण सुरू झालं. उपोषणाचे कारण हिंदू मुस्लिम ऐक्य निर्माण करण्याचं होतं, परंतु त्याच्यामध्ये हे एक कारण जोडलं गेलं आणि RSSचं चतुराम गोडसेचं यांचं म्हणणं ते होतं की हे 55 करोड देऊ नये म्हणून. पण नंतर ते द्यावं लागले, दिले, त्याच्यावर वाद झाला, त्याच्यावर सरदार पटेलचे, लॉर्ड माउंटबॅटनचे आणि गांधीजींचे मतभेद झाले. बट अल्टिमेटली दॅट हॅड टू बी गिवन. बट
there is a very surprising thing, Ashok Kumar ji. याच्यामध्ये राजगोपालाचारीचं नाव आपण ऐकलं होतं. इन दिस डिस्प्यूट जेव्हा शेवटचे हे झाला तर गांधीजी आपलं सरदार पटेलने एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या 12 जानेवारीला आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये कारण सांगितलं आणि ते गेल्यानंतर ते गांधीजींना भेटायला बिर्ला हाऊसमध्ये गेले. बिर्ला हाऊसमध्ये गेल्यानंतर गांधीजींनी सांगितलं की हे 55 करारचं तुमचा ॲक्ट जे आहे, कृती जी आहे ती इमॉरल आहे म्हणून ते तुम्ही द्यायला पाहिजे. तर सरदार पटेल कसा माणूस होता, दोज हू आर हिअर मस्ट बी नोईंग व्हॉट टाईप ऑफ मॅन ही वॉज. ही फ्लेड अप अँड ही आस्क्ड गांधीजी, who has told you that it is an immoral act? Gandhiji said, Lord Mountbatten has told me. लॉर्ड माउंट तिथून उठले, ते राग लॉर्ड माउंटकडे गेले आणि लॉर्ड माउंटने सांगितलं, व्हॉट राईट हॅव यू गॉट यू सी टू यूज दिस वर्ड? यू आर ओनली कॉन्स्टिट्युशनल हेड अँड यू कॅनॉट मेक एनी स्टेटमेंट ऑर कॉमेंट लाईक दिस विदाउट युसिंग माय नॉलेज. त्यांचे खडाजी निघाली. काय त्यांनी नंतर हे केलं की बा आय विड्रॉ दिस वर्ड आणि पेमेंट केलं. पण टू सरप्राइजिंग पार्ट इज दिस, राजगोपालाचारी सेट इन बिटवीन एक अटकी जोडा की तिथून राग आल्यानंतर सरदार पटेलने गांधीजींना पत्र लिहिलं की बा अंडर दिस सर्कमस्टान्सेस आय डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू, प्लीज रिलीव्ह मी. मोठं लांबलंचं पत्र होतं. एक व्ही पी मेनन होते. व्ही पी मेननला हे कळलं की बा गांधीजींना असं पत्र सरदार पटेलने लिहिलं. ते लॉर्ड माउंटबॅटन गेले आणि लॉर्ड माउंटबॅटनला सांगितलं असं पत्र लिहिलं. Lord Mountbatten immediately went to Gandhi and said, you can't relieve, you should not relieve Sardar Patel. But because the government cannot be run without Sardar Patel. Sardar feet is, त्याचं वाक्य असं आहे बघा, Sardar's feet is on the ground and Nehru's feet is in the clouds. So if you want to sustain India, सरदार हॅज टू बी देअर. आणि म्हणून त्याच्यावर काही कारवाई झाली नाही. पण मी जे तुम्हाला वाचून दाखवणार होतो ते हे की राजगोपालाचारीने काय लिहिलं या हत्येबद्दल. राजगोपालाचारी इन हिज बुक I will take another 2 to 3 minutes because very important, you people must know it. Rajgopalachari in his book Gandhiji's Teaching and Philosophy has mentioned that Sardar Vallabhbhai Patel casually remarked to him that payment of 55 crores to Pakistan insisted upon Gandhiji had resulted in his assassination. Sardar Patel also said so. That is what Rajaji said. Sardar Patel felt that the conspiracy to kill Gandhiji was due to Hindu anger against him on account of his advice to pay rupees 55 crore when Pakistan was organizing and carrying out the wicked military campaign against India. This Rajgopalachari says. This is to read the line. Rajaji further said, Gandhiji insisted that India should carry its agreement and not start its career of independence by breaking. Yes, I know, I am conscious. 55 crores had not been paid. This is what I mean to say, की या 55 करोडच्या विषयी बरेचसे वर्षन्स आहेत. पण त्या वर्षांचं गोळाबेरीज ही आहे की नाथुराम गोडसेंनी जी गांधीजीची हत्या केली ती करण्यापाठीमागे हे एक मोठं कारण होतं. दुसरं कारण त्यांनी असं हे केलेलं आहे, जे पाकिस्तानमधून हिंदू यायला लागले होते त्यांचा असा समज झाला की आमच्यावर हे इथं अन्याय होणार आहे आणि याला गांधीजी जबाबदार आहे.
त्याच्यानंतर तिसरं कारण हे होतं की गांधीजीच्या त्या प्रार्थनेनंतर जे भाषणं होत होती, त्या भाषणावर असा समज सगळ्यांचा झाले, बहुतेकात झाला होता की हे मुस्लिम अपीजमेंट आहे. तर अशी ही कारणं होती आणि या सगळ्या कारणाची गोळाबेरी जी झाली ती गांधीजीची हत्या करण्यामध्ये झाली. फक्त मला एकच आपल्याला म्हणायचं आहे की ज्याच्यावर आपण विचार करू शकता आणि प्रत्येकाने विचार करायला पाहिजे की हे सगळं याच्या पाठीमागे रिलिजियस थिंकिंग जबाबदारी, रिलिजियस फॅनॅटिझम जबाबदार आहे. तर हे रिलिजियस फॅनॅटिझम जे किती काळ चालू देणार आहे आणि चालणार आहे. त्याच्यामध्ये 1-2 पॅरेग्राफ मी फक्त कोटेशन्स आहेत ते वाचून दाखवतो. द रिलिजियस फॅनॅटिझम Gandhi could not be destroyed by killing him. Religious fanatics feel that with Gandhi's death, his philosophy will also go away. But that is not so. आणि हे सगळं जे चाललेलं आहे आज, हे सगळं चाललेलं आहे की चांगली माणसं जे आहे, चांगली माणसं जी आहे ही शांत बसलेली आहे. त्याच्यामुळे दुर्जन जे आहेत, दुर्जनांचा प्रभाव जो आहे वाढत चाललेला आहे आणि सज्जनांचा वर्चस्व जे आहे, नैतिक वर्ष जे कमी कमी होत चाललेलं आहे. कारण त्यांना असं वाटतं की याच्यात आपण काही करू शकणार नाही आणि आपण केलं तर काही होणार नाही. पण जोपर्यंत या देशामध्ये त्याला देश टिकवायचा आहे, समाज टिकवायचा आहे, तरुण पिढी घडवायची आहे, त्यांनी त्या सगळ्या चांगल्या लोकांनी पुढे यायला पाहिजे आणि जे चाललेलं आहे त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि ही आशा, if there is no hypocrisy, I can hope, you see, आपल्याला माहिती असेल की नरेंद्र मोदीने जे 2022चं भाषण केलं लाल किल्ल्यावरून, त्याच्यावर असं म्हटलेलं आहे की I have dedicated myself to the philosophy of Gandhi, to Gandhi. If Narendra Modi as Prime Minister is really mean it, he should put his dedication and commitment in practice then and keep Gandhiji's spirit alive. Then and then only this country will be saved. Otherwise this country has no future. Thank you very much. गांधीजींचे वारसदार आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू म्हणाले होते, इट वॉज अ इपिक एंड इन इपिक लाईफ. हे 30 जानेवारीला त्यांचं वाक्य होतं की एका महाकाव्याचा एक महाकाव्यात्मक अंत झाला आहे. पण युवक क्रांती दल डॉक्टर कुमार सप्तर्षींच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानाच्या मार्गावरती चालतं. आणि आम्हाला असं वाटतं की राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या महाकाव्याचा अंत झालेला नाही आहे, जोपर्यंत राष्ट्रपिता महात्मा गांधींवरती प्रेम करणारा शेवटचा व्यक्ती या देशामध्ये, या जगामध्ये जिवंत असेल. आणि त्याचाच प्रयत्न म्हणून औरंगाबादमध्ये हा कार्यक्रम केला होता. मी युवक क्रांती दलाचे राज्य संघटक आप्पा अनारसे यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार व्यक्त करावे. आणि सभागृहात बरेच प्रेमाची लोक आहेत, आपुलकीची लोक आहेत. आभार मानणं तुम्हाला आवडणार नाही, पण एक कार्यक्रमाची औपचारिकता म्हणून मी आभार मानतो. तर डॉक्टर अशोक कुमार पांडे ह्यांचा मी प्रथम आभार मानतो की त्यांनी अतिशय बिजी शेड्यूल असताना आम्हाला अत्यंत कमी वेळात त्यांनी मान्य केलं येण्याचं. आणि ते एवढ्या धावपळीत त्यांचं देशभर फिरणं असतं, वेळ दिला त्यांनी, त्याबद्दल त्यांचं मी युवक क्रांती दल आणि महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी यांच्यातर्फे त्यांचे आभार मानतो.
अध्यक्ष शेषराव चव्हाण, तसेच या कार्यक्रम आयोजनात ज्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे डॉक्टर मच्छिंद्र गोरडे, त्यांचा आभार मानतो. उपस्थितांमध्ये अनेक मान्यवर आहेत, अनिल पाटील, सुभाष लोमटे, दीपक शिंदे, चंद्रकांत चव्हाण, रोहन गायकवाड, पृथ्वी खेंगटे असे अनेक मान्यवर आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अनेक तरुण सहकारी, त्यांचेही आभार आहेत मानतो. पत्रकार बंधू आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांनी हॉल उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मराठवाडा साहित्य परिषदेचे आभार मानतो. आमचा दुसरा एक उत्साही कार्यकर्ता आहे, नवीन इथं काम करतोय, श्याम तोडकर, त्याचं कौतुक करतो. कारण त्यांनी फार कमी वेळात हे सगळं आयोजनाची भूमिका केली. वेगवेगळी त्याला कार्यक्रम असतात किंवा त्याच्या मागं जी असतं त्याला नवीन अनुभव त्यांनी घेतला आणि अतिशय कमी त्याचं वय आहे, पण त्यांनी ते सगळं नियोजन अतिशय उत्कृष्ट केलं. त्याबद्दल त्याचं कौतुक करतो. आणि दुसरं मला शेवटचा मुद्दा सांगायचा आहे की तरुण मोठ्या संख्येने सभागृहात आले होते आणि मला असं वाटतं की जिथे तरुण मोठ्या संख्येने गांधी समजून घ्यायला येतात तिथे काय गांधी मरणार नाही. किती बी साध्वी आल्या, त्यांनी गांधींच्या पुतळ्याला गोळ्या घातल्या तरी गांधी मरत नाही आणि त्यांना आजही गांधींच्या पुतळ्याला गोळ्या घालावं लागतात. ह्याचा अर्थ गांधी अजून जिवंत आहे आणि तरुण समजून घेत आहेत. तर ह्याचा अर्थ आहे की गांधी जिवंत आहे. आणि आता पांडे सरांनी सांगितलं की 2014 नंतर लोक जास्त गांधींबद्दल सर्च करायला लागली. आता जगात जर कुठलं जास्त सर्च केलं जात असेल, लिहिलं जात असेल कोणा व्यक्तीबद्दल, तर ते महात्मा गांधीवर लिहिलं जाते. आणि आपल्या देशाची परिस्थिती उलटी की तिथं सगळ्यात जास्त त्यांचा अपमान केला जातो, त्यांना पायदळी तुडवलं जातं. तर ही एक शोकांतिका आहे. पण तरुण हे समजून घेत आहेत, त्याच्याकडे बघतायत अभ्यासू दृष्टीने, हे महत्त्वाचं वाटतं. सर्वांचाच नामोल्लेख करणं शक्य नाही. तुम्ही सर्व आलात तर सर्वांचा आभार मानतो. एक शेवटची सूचना आहे की एक रजिस्टर आहे बाहेर, वेगवेगळे कार्यक्रम इथल्या युक्रांत गांधी भवनतर्फे होत असतात. तुम्हाला पुढच्या कार्यक्रमाचे मेसेज संदेश येण्यासाठी तुम्ही ज्यांनी नाव नोंदणी केली नसेल त्यांनी बाहेर रजिस्टर आहे तिथं नाव नोंदणी करा किंवा श्याम तोडकर त्याच्याकडं नाव नोंदणी करावी. अध्यक्षांच्या परवानगीने कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू.